नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अध्ययन विज्ञान में। हम बात कर रहे हैं CBSE क्लास 9 बायोलॉजी के चैप्टर सेल पर, और ये सेल का हमारा 7वां लेक्चर है। जिस किसी ने भी पहले के 6 लेक्चर्स ना देखे हों वो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करके पहले के 6 लेक्चर्स देख सकता है। तो शुरू करते हैं। हम लोग लास्ट लेक्चर बात कर रहे थे सेल ऑर्गेनेली पे, और हम लोग सेल ऑर्गेनेलीज पे बात करते हुए गोल्जी एपरेटस और माइटोकॉन्ड्रिया पे बात कर लिए थे। उसी के आगे आज हम लोग चौथे सेल ऑर्गेनेली पे बात करेंगे जो है प्लास्टिड। ठीक है, देखते हैं पहले क्या होता है प्लास्टिड। तो प्लास्टिड क्या होता है? ये एक डबल मेम्ब्रेन डिस्कॉइडल स्ट्रक्चर होता है। डिस्कॉइडल स्ट्रक्चर कहने का मतलब क्या हुआ? डिस्कॉइडल स्ट्रक्चर कहने का मतलब क्या हुआ? डिस्क शेप का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो प्लास्टिड क्या होता है? ये एक डबल मेम्ब्रेन डिस्कॉइडल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा होता है। ठीक, डबल मेम्ब्रेन डिस्कॉइडल स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद क्या लिखा मैंने? प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स। ये जो होते हैं, ये जो प्लास्टिड होते हैं, ये प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक, तो प्लास्टिड क्या होते हैं? सिर्फ और सिर्फ किसमें प्रेजेंट होते हैं? प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब क्या होते हैं? प्लास्टिड जो होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं। 3 तरीके के होते हैं प्लास्टिक। कैसे? तो वही लिखा मैंने, डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ पिगमेंट। किसके टाइप पे? टाइप ऑफ पिगमेंट। टाइप ऑफ पिगमेंट के आधार पे जो उनमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ पिगमेंट्स प्रेजेंट इन दैम मतलब प्लास्टिड। ठीक है, तो प्लास्टिड में जो जिस टाइप का पिगमेंट प्रेजेंट होता है उस पिगमेंट के बेसिस पे ये कितने तरीके के हुए? ये 3 तरीके के होते हैं। ये 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन? ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है इसमें वाइट कलर्ड पिगमेंट पाया जाता है, और ये मेनली कहाँ होता है? ये पाया जाता है अंडरग्राउंड पार्ट्स में। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट क्या? वाइट कलर पिगमेंट, और ये कहाँ पाया जाता है? ये प्लांट के अंडरग्राउंड पार्ट्स में पाया जाता है। दूसरा क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट इसमें येलो, ऑरेंज या रेड कलर्ड पिगमेंट होता है। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट में क्या? येलो, ऑरेंज या रेड कलर्ड पिगमेंट होता है, और ये मेनली कहाँ? फ्लावर्स में पाए जाते हैं, या फिर कहो जो रंग बिरंगे पार्ट्स होते हैं प्लांट के, जो रंग बिरंगे पार्ट्स होते हैं, जो कलरफुल पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स में यही क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? फ्लावर्स। फ्लावर्स अक्सर क्या होते हैं? रंग बिरंगे होते हैं, तो फ्लावर्स में क्या कौन सा प्लास्टिड पाया जाएगा? फ्लावर्स में क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। और आखिरी क्या है? क्लोरोप्लास्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है, क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन कलर्ड पिगमेंट पाया जाता है। कौन सा कलर? ग्रीन कलर्ड पिगमेंट। इसी को हम लोग कहते हैं क्या? क्लोरोफिल कहते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट कैसे है वो भी जान लो। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट इसमें ग्रीन कलर्ड पिगमेंट, और ये ग्रीन कलर पिगमेंट का नाम क्या है? क्लोरोफिल। ठीक है, और ये कहां पाया जाता है? एरियल पार्ट्स। ठीक है, प्लांट के एरियल पार्ट्स में पाया जाता है, जो ग्राउंड के ऊपर रहते हैं। अंडरग्राउंड में कौन सा? ल्यूकोप्लास्ट। एरियल पार्ट जो हवा में पार्ट्स होते हैं, जो जमीन के ऊपर होते हैं पार्ट्स, उनमें कौन सा पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, और ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ये स्ट्रिक्टली सिर्फ और सिर्फ किस में पाए जाएंगे? स्ट्रिक्टली किस में पाए जाते हैं? ये सिर्फ प्लांट्स में ही पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट किस में पाए जाते हैं? सिर्फ प्लांट्स में पाए जाते हैं। और यही क्लोरोप्लास्ट जो है, इसी के वजह से प्लांट में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस किसके वजह से होता है? तो ये क्लोरोप्लास्ट के वजह से ही होता है। ठीक है, तो हम लोग क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम देख लेते हैं, फिर क्लोरोप्लास्ट को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कुछ ऐसा होता है। ठीक है, इसको हम लोग किचन ऑफ द प्लांट्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं किचन ऑफ द प्लांट्स? बिकॉज यही स्ट्रक्चर है जिसके हेल्प से फोटोसिंथेसिस
होना पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या होता है। जैसा कि मैंने प्लास्टिड में बताया था कि प्लास्टिड क्या होते हैं, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं और डिस्कॉइडल स्ट्रक्चर होते हैं। तो देख रहा है ये डिस्क शेपेड स्ट्रक्चर है और ये क्या है, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। उसके बाद इसके अंदर जो मैट्रिक्स होता है, ठीक है, इसके अंदर जो मैट्रिक्स होता है उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रोमा। ठीक है, इसके अंदर जो मैट्रिक्स होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। देखो जो स्ट्रोमा होता है उसी स्ट्रोमा में क्या होते हैं, उसी स्ट्रोमा में राइबोसोम होते हैं। ठीक है, उसी स्ट्रोमा में क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि प्लास्टिड जो होते हैं वो अपना प्रोटीन खुद बनाते हैं। ठीक है, तो स्ट्रोमा में क्या होता है, राइबोसोम होता है जिसके हेल्प से क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड खुद का प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। ठीक है, दूसरा पार्ट इसमें होता है ग्रैनम। ठीक है, अब देखो ये जो डिस्क शेप देख रहे हो, छोटा छोटा अंदर में जो डिस्क दिख रहा है, ठीक है, इस एक एक डिस्क को हम लोग क्या कहते हैं, थाइलाकॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं, थाइलाकॉइड कहते हैं। अब ये थाइलाकॉइड जो होते हैं ये पैरेलली अरेंज्ड होते हैं। पैरेलली अरेंज मतलब एक के ऊपर एक। ठीक है, तो ये पैरेलली अरेंज्ड होते हैं। इनके पैरेलल अरेंजमेंट के वजह से यहाँ पे क्या बना, स्टैक बना। इस स्टैक को हम क्या कहते हैं, ग्रैनम कहते हैं। इस एक स्टैक को हम ग्रैनम कहेंगे और ये सिंगुलर होता है। ग्रैनम प्लूरल मतलब सारे स्टैक्स को एक साथ अगर कहना हो तो ग्राना कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बताया मैंने कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन। ठीक, उसके बाद मैंने क्या बताया कि इसके अंदर छोटे छोटे डिस्क शेप के स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे डिस्क शेप के स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, थाइलाकॉइड कहते हैं। और ये थाइलाकॉइड एक दूसरे के ऊपर पैरेलली अरेंज्ड होते हैं और इनके पैरेलल अरेंजमेंट के वजह से जो स्टैक बना उस स्टैक को हम लोग क्या कहेंगे, ग्रैनम कहेंगे। ठीक है, उस स्टैक को हम लोग ग्रैनम कहेंगे। उसके बाद इसका जो मैट्रिक्स है इसको स्ट्रोमा या फिर मैट्रिक्स कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो दो ग्रैनम को एक साथ कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, ये जो बीच का लाइन है, ठीक है, जो दो ग्रैनम को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रोमा लैमेली या सिर्फ लैमेला कहते हैं। ठीक है, तो क्या क्या बताया मैंने, क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसमें डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। उसके अंदर छोटे छोटे डिस्क शेपेड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम लोग थाइलाकॉइड कहते हैं। ये थाइलाकॉइड एक दूसरे के ऊपर पैरेलली अरेंज्ड होते हैं। उनके अरेंजमेंट की वजह से एक स्टैक बनता है। उस पूरे स्टैक को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रैनम कहते हैं। और दो ग्रैनम एक साथ लैमेला के वजह से, लैमेला के हेल्प से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया कि इसके स्ट्रोमा में क्या होता है, राइबोसोम्स होता है और जिसके वजह से प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट जो है वो खुद का प्रोटीन सिंथेसाइज कर पाता है। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं इसके फंक्शंस के बारे में। हाँ, तो अगर इसके फंक्शन की हम लोग बात करें तो फंक्शन क्या है, सबसे पहले तो मैंने बताया कि ये क्या है, ये फोटोसिंथेसिस का मेन साइट है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट भी मैंने वही लिखा है कि दे आर द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस एज दे कंटेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल। ठीक है, ये लाइट रिएक्शन का मेन साइट है। क्यों, क्योंकि इनके पास एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है जिसको कि हम लोग कहते हैं क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल क्या करता है, ये क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप करने में हेल्प करता है। ठीक है, इसीलिए क्या कहते हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो है ये लाइट रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो फोटोसिंथेसिस का जो लाइट रिएक्शन वाला पार्ट है वो कहाँ होता है, वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी अगर बात करें तो ये ग्रैना के अंदर होता है। कहाँ होता है, ये चीज होता है ग्रैना के अंदर।
ठीक है, बिकॉज ग्रैना में जो थाइलाक्वाइड्स होते हैं उन्हीं थाइलाक्वाइड्स में ही ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है, दे आर द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस एज दे कंटेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल। ठीक है, हाँ, तो अब एक वर्ड आता है लाइट रिएक्शन। ये लाइट रिएक्शन क्या होता है? तो लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस का वह इनिशियल स्टेज होता है जिसमें रिएक्शन जो होता है वो लाइट के प्रेजेंस में होता है। ठीक है, लाइट के प्रेजेंस में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लाइट का यूज करके एटीपी बनाया जाता है, मतलब एनर्जी बनाया जाता है। ठीक है, तो और ये कहाँ होता है, ये ग्रैना में होता है। ठीक है, लाइट रिएक्शन के बारे में आगे की क्लासेस में और डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जब 10th क्लास में जाओगे तो उस वहाँ फोटोसिंथेसिस पूरे डिटेल में पढ़ना है, तो वहाँ पढ़ाया जाएगा। फिलहाल इतना जानो कि लाइट रिएक्शन क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का इनिशियल स्टेज होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें लाइट के हेल्प से एटीपी बनाया जाता है, एनर्जी बनता है। ठीक है, दूसरा मैं क्या बता रहा हूं कि दे आर ऑल्सो द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये क्या है, ये डार्क रिएक्शन भी, यहां पे डार्क रिएक्शन भी होता है। अब देखो यहां लाइट रिएक्शन क्या था, लाइट के प्रेजेंस में हो रहा था। सेम उसी तरह डार्क रिएक्शन क्या होगा, जिसको लाइट का जरूरत नहीं होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये होता है सेकेंड स्टेज, ये होता है फोटोसिंथेसिस का सेकेंड स्टेज, जिसमें एटीपी का यूज करके क्या बनाया जाता है, ग्लूकोज बनाया जाता है। इसमें क्या हो रहा था, इसमें लाइट का यूज करके एटीपी बनाया जा रहा था। इसमें एटीपी का यूज करके, मतलब एनर्जी का यूज करके क्या बनाया जाएगा, ग्लूकोज बनाया जाएगा। ठीक है, और ये काम कहाँ होता है, ये काम जो होता है ये होता है स्ट्रोमा में। ठीक है, पहला वाला लाइट रिएक्शन वाला पार्ट कहाँ हो रहा था, ग्रैना में। दूसरा वाला डार्क रिएक्शन वाला पार्ट कहाँ हो रहा है, स्ट्रोमा में। यहाँ ग्रैना में क्यों हो रहा था, बिकॉज क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को ट्रैप करता है, और ये क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, थाइलाक्वाइड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसलिए ये चीज हो रहा था ग्रैना में। दूसरा स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, इसी में एक लास्ट पॉइंट है कि यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस भी होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंस होते हैं। ठीक है, तो दे ऑल्सो हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के होने के वजह से ये क्या करते हैं, ये प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था हमारा प्लास्टिड। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे तो अगला है राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम, अब राइबोसोम के बारे में जानते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगर याद हो तो मैंने बताया था कि ये दो तरीके के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे क्या पाया जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे यही राइबोसोम्स पाए जाते हैं। तो जानते हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है ये। ठीक है, सबसे पहला क्या है, राइबोसोम दे आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम में क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ठीक है, दूसरा मैंने क्या लिखा है कि फर्स्ट ऑब्जर्व बाय जॉर्ज पैलेट। किसने खोजा था, जॉर्ज पैलेट ने खोजा था, और ये 1953 में खोजा था। ठीक है, क्या क्या बताया मैंने, राइबोसोम दीज आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। दूसरा फर्स्ट ऑब्जर्व बाय जॉर्ज पैलेट, ठीक है, इन 1953। उसके बाद दे आर कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। ठीक है, तो ये किसके किसके बने हुए हैं, ये आरएनए और प्रोटीन के बने हुए हैं। आरएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है, आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो जो राइबोसोम्स होते हैं वो आरएनए और प्रोटीन के बने हुए हैं। ठीक है, अगला है दीज आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। ये किसी भी मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होते हैं। ठीक, दीज आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। इसका फंक्शन क्या है, इसका एकमात्र सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है
प्रोटीन सिंथेसिस करना, ठीक है, प्रोटीन बनाना। तो देखो क्या है फंक्शन में, दीज आर द मेन साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, और जो यहाँ पे प्रोटीन बनता है, ठीक है, मेन साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। और जो प्रोटीन इस राइबोसोम में बनता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हेल्प से क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। किसके हेल्प से, ट्रांसपोर्टेड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, जो प्रोटीन बना उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हेल्प से क्या किया गया, ट्रांसपोर्ट कर दिया गया, ठीक है। तो ये छोटा सा टॉपिक था राइबोसोम। इसके बाद नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली देखते हैं। तो अगला है वैक्यूल। वैक्यूल क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड रीजन्स इन द साइटोप्लाज्म। ये मेम्ब्रेन बाउंडेड रीजन्स होते हैं साइटोप्लाज्म में। ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, क्या होते हैं, बाउंड बाय ए सिंगल मेम्ब्रेन, और उस सिंगल मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। तो वैक्यूल्स क्या होते हैं, ये साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन बाउंड, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड रीजन्स होते हैं, और उस सिंगल मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद एनिमल सेल, इन एनिमल सेल वैक्यूल्स आर स्मॉलर इन साइज। किसमें, एनिमल सेल में। अब एनिमल सेल्स में जो सेल वैक्यूल्स होते हैं वो साइज में छोटे होते हैं और न्यूमेरस होते हैं, ठीक है, एंड न्यूमेरस। न्यूमेरस कहने का मतलब छोटे 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 बहुत सारे हो सकते हैं, एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, या दो से अधिक भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये वैक्यूल्स जो होते हैं वो स्मॉलर होते हैं और न्यूमेरस होते हैं, और ये टेम्पररी रहते हैं। टेम्पररी का मतलब क्या होता है, टेम्पररी का मतलब सिंपल, जब जरूरत होगा तो वैक्यूल्स बनेंगे, उसके बाद अपने आप डिसअपीयर हो जाएंगे, ठीक है। तो एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो स्मॉलर होते हैं, न्यूमेरस होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और साथ ही साथ वो क्या होते हैं, वो टेम्पररी होते हैं। टेम्पररी कहने का मतलब कि ये जब जरूरत होता है तो बनते हैं, उसके बाद डिसअपीयर कर जाते हैं, ठीक है। दूसरा, इन प्लांट सेल, वाइल इन प्लांट सेल ये क्या होते हैं, अ सिंगल लार्ज वैक्यूल इज फाउंड, ठीक है। प्लांट सेल में एक बड़ा सा सिंगल लार्ज वैक्यूल पाया जाता है। प्लांट सेल में क्या होते हैं, ये बड़े होते हैं, ठीक है। ऑक्यूपाइज 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सेल, ठीक है। प्लांट सेल के वॉल्यूम का 90% वॉल्यूम जो होता है वो ये वैक्यूल्स ऑक्यूपाई कर लेते हैं। अबाउट 90%, 50 to 90% के अराउंड जो वॉल्यूम होता है वो ये वैक्यूल्स ऑक्यूपाई कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ जो प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं, प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो परमानेंट होते हैं, ठीक है। तो अगर प्लांट सेल और एनिमल सेल के वैक्यूल्स के बीच में डिफरेंस पूछा जाएगा तो क्या डिफरेंस होगा, सबसे पहले प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं वो सिंगल होते हैं और लार्ज होते हैं, वहीं एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं वो न्यूमेरस होते हैं और वो स्मॉल होते हैं। दूसरा, प्लांट सेल का जो वैक्यूल होता है वो परमानेंट होता है, वहीं एनिमल सेल का जो वैक्यूल होता है वो टेम्पररी होता है, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद अगला पॉइंट मैंने क्या लिखा, कंटेन्स वाटर, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड अदर मटेरियल नॉट यूजफुल फॉर द सेल। अब इस वैक्यूल में होता क्या है, इस वैक्यूल्स में वाटर होते हैं, कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, या फिर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसका सेल को जरूरत नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया। तो वैक्यूल्स के बारे में मैंने क्या क्या बताया, ये मेम्ब्रेन बाउंडेड रीजन्स होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंडेड रहते हैं, उस सिंगल मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। उसके बाद एनिमल सेल में स्मॉलर और न्यूमेरस नंबर ऑफ वैक्यूल्स पाए जाते हैं, वहीं प्लांट सेल में सिंगल लार्ज वैक्यूल पाया जाता है। दूसरा मैंने बताया कि एनिमल सेल में क्या होते हैं, एनिमल सेल में ये वैक्यूल्स टेम्पररी होते हैं और प्लांट सेल में वैक्यूल्स परमानेंट होते हैं। लास्टली मैंने क्या बताया कि इसमें वाटर, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स या कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स इनमें होते हैं जिनका सेल को ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब इसके फंक्शन को देख लेते हैं।
हाँ, तो अगर फंक्शन की बात करें, वैक्यूल के फंक्शन की बात करें, तो वैक्यूल का सबसे मेन फंक्शन जो होता है वो स्टोरेज होता है। ठीक है, वैक्यूल का सबसे मेन फंक्शन क्या होता है, ये स्टोरेज का काम करता है। ठीक है, इसमें ये मेटाबॉलिक वेस्ट स्टोर करता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स स्टोर करता है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले क्या है, इन एनिमल सेल इट स्टोर्स ग्लूकोज, ग्लाइकोजन एंड प्रोटीन। एनिमल सेल में क्या स्टोर करता है, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन एंड प्रोटीन। एनिमल सेल में ये ग्लूकोज, ग्लाइकोजन और प्रोटीन स्टोर करता है। वहीं प्लांट सेल में ये सेल सैप को स्टोर करता है। ठीक है, प्लांट सेल में किसको स्टोर करता है, सेल सैप को स्टोर करता है। अब ये सेल सैप क्या होता है, तो सेल सैप वैसे कंपोनेंट्स होते हैं जिसकी जरूरत सेल को होती है। तो सेल सैप में क्या क्या होता है, सबसे पहले होता है सेल सैप में एमिनो एसिड, शुगर और कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं सेल सैप में। ठीक है, तो सबसे अगर कोई पूछे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वैक्यूल, तो वैक्यूल का सबसे मेन फंक्शन क्या होगा, स्टोरेज। ठीक है, ये स्टोर करता है क्या, कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट हो गए, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हो गए, सेल सैप हो गया। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का ये स्टोरेज करता है। ठीक है, इसके बाद हम लास्ट सेल ऑर्गेनेली पढ़ते हैं जो है लाइसोसोम। हाँ, तो अगला है लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम क्या होता है, तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, टाइनी सैक लाइक ग्रेन्यूल्स कंटेनिंग एंजाइम्स ऑफ इंटरसेलुलर डाइजेशन। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये छोटे छोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। सैक मतलब बोड़े जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसे छोटे छोटे इरेगुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, जिनके अंदर होता है एंजाइम, किसके लिए, इंटरसेलुलर डाइजेशन के लिए। ठीक है, तो ये तो टाइनी सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके अंदर, ये टाइनी सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके अंदर एंजाइम्स होते हैं इंटरसेलुलर डाइजेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। ठीक है, तो बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, लाइसोसोम्स जो हैं वो सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होते हैं। ठीक है, थर्ड मैंने क्या लिखा, अकर इन एनिमल सेल्स, ये क्या होते हैं, ये एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं, एंड अ फ्यू प्लांट सेल्स, और कुछ प्लांट सेल्स में ये पाए जाते हैं। ठीक है, ये मोस्टली एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं और कुछ कुछ प्लांट सेल्स में भी पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद दे डू नॉट हैव डेफिनिट शेप और साइज, इनका कोई डेफिनिट शेप और साइज नहीं होता है। उसके बाद इनको सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, थोड़ी देर बाद बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल इतना जान लो कि इनको सुसाइडल बैग कहा जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा लाइसोसोम। अब हम लाइसोसोम के फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। हाँ, तो अब अगर हम लाइसोसोम के फंक्शन की बात करें तो उनका मेन फंक्शन क्या है, डाइजेशन। वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लाइसोसोम का सबसे मेन फंक्शन क्या है, डाइजेशन। ठीक है, मेन फंक्शन हो गया इसका डाइजेशन। उसके बाद दूसरा क्या है, दे हेल्प इन डाइजेस्टिंग फॉरेन मटेरियल्स। ठीक है, डाइजेस्टिंग फॉरेन मटेरियल्स एंड सेल्स। ठीक है, जो सेल में कोई फॉरेन मटेरियल आता है या कोई सेल आते हैं तो उसको फिर डाइजेस्ट करने में ये हेल्प करता है। कौन, लाइसोसोम। तो लाइसोसोम क्या क्या किया, सबसे पहला उसका मेन काम क्या है, डाइजेशन, और साथ ही साथ वो फॉरेन मटेरियल्स और सेल्स को डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो ये हो गया फंक्शन। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, वाई लाइसोसोम आर कॉल्ड द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। तो लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, तो लाइसोसोम जो होता है वो जब कोई भी सेल के मेटाबॉलिज्म में कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे सेल का डैमेज होता है, अगर सेल डैमेज होता है,
ठीक है। तो ये क्या करता है, लाइसोसोम बर्स्ट कर जाता है, ठीक है, सेल के अंदर लाइसोसोम बर्स्ट कर जाता है, फट जाता है, और उसके अंदर के जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो पूरे सेल को ही डाइजेस्ट कर जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए लाइसोसोम को क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जब भी कोई डिस्टरबेंस होता है सेलुलर मेटाबॉलिज्म में, जैसे कि सेल डैमेज होता है, उस केस में क्या होता है कि लाइसोसोम बर्स्ट कर जाता है, लाइसोसोम फट जाता है, और जो उसके अंदर जो एंजाइम्स हैं वो पूरे सेल में फैल जाते हैं और उस सेल को ही वो डाइजेस्ट कर जाते हैं। तो वही मैंने लिखा है यहाँ पे, लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडल बैग बिकॉज ड्यूरिंग डिस्टर्बेंसेस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, दैट इज इन केस ऑफ सेल डैमेज, लाइसोसोम बर्स्ट एंड देयर एंजाइम्स आर रिलीज्ड इनटू द साइटोप्लाज्म, ठीक है। लाइसोसोम क्या किए, बर्स्ट कर गए और उनके एंजाइम साइटोप्लाज्म में फैल गए, ठीक है, एंड दे डाइजेस्ट देयर ओन सेल, और वो क्या किए, और वो खुद के सेल को डाइजेस्ट कर लिए, ठीक है। जिनको ये लिखना होगा वीडियो पॉज करके लिख लेना, ठीक है। मैं फिर से एक बार बता देता हूं, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि जब सेलुलर मेटाबॉलिज्म में कोई डिस्टरबेंस होता है, जैसे कि सेल का डैमेज होना, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, लाइसोसोम बर्स्ट कर जाता है और उसके एंजाइम्स पूरे सेल के साइटोप्लाज्म में फैल जाते हैं और वो खुद के सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसीलिए लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके साथ ही हम लोगों का सेल ऑर्गेनेलीज समाप्त होता है, ठीक है। सेल ऑर्गेनेलीज में हम लोगों ने बात करा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, गोल्जी एपरेटस पे, माइटोकॉन्ड्रिया पे, वैक्यूल पे, राइबोसोम पे, लाइसोसोम पे, ठीक है। तो ये सब थे हमारे कुछ सेल ऑर्गेनेलीज, ठीक है। इसके बाद हमारा इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक बचा है, जो है डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, ठीक है। तो बात करते हैं उस पर भी। तो अगर प्लांट सेल और एनिमल सेल में हम डिफरेंस की बात करें, तो सबसे पहला और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है कि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं और एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होते हैं, मतलब सेल वॉल एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो देखो मैंने क्या क्या लिखा है। सबसे पहला, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट और एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है। ये हम लोग सेल वॉल पढ़ते वक्त भी बात कर चुके थे इस बात पे, ठीक है। सेकेंड, न्यूक्लियस लाइज ऑन द पेरिफेरी ऑफ द सेल, और इसमें एनिमल सेल में न्यूक्लियस लाइज इन सेंटर ऑफ द सेल, ठीक है। तो जैसा इस साइड डायग्राम में आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियस जो एनिमल सेल में होता है वो सेंटर में होता है, वहीं अगर प्लांट सेल में न्यूक्लियस की बात करें तो वो जनरली कहाँ पाया जाता है, पेरीफेरी पे, मतलब किसी साइड में पाया जाएगा, वो सेल के सेंटर पे नॉर्मली नहीं पाया जाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में वो सेल के पेरीफेरी पे पाया जाता है प्लांट सेल में, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट मैंने लिखा है प्लास्टिड्स प्रेजेंट और एनिमल सेल में प्लास्टिड्स एब्सेंट। तो प्लास्टिड की बात करते वक्त हम लोगों ने बात करा था कि प्लास्टिड्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं, ये एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो वही बात है, प्लास्टिड्स में क्लोरोप्लास्ट भी जो थे वो क्लोरोप्लास्ट भी क्या होंगे, प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होंगे, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है, लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट। यहाँ पे वैक्यूल्स आर जनरली स्मॉल और एब्सेंट। तो वैक्यूल का बात करते वक्त मैंने आपको बताया था कि वैक्यूल्स जो होते हैं वो प्लांट सेल में बड़े होते हैं और एनिमल सेल में या तो छोटे होते हैं या फिर एब्सेंट होते हैं। एक और डिफरेंस मैंने बताया था कि प्लांट सेल के जो वैक्यूल्स होते हैं वो परमानेंट होते हैं, वहीं एनिमल सेल के जो वैक्यूल्स होते हैं ये टेम्पररी होते हैं, ठीक है। तो एक डिफरेंस ये भी हो गया
कि प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ये सेल का 50 to 90% हिस्सा वैक्यूल्स ही ऑक्यूपाई कर लेता है। वहीं एनिमल सेल में वैक्यूल्स क्या होते हैं, जनरली छोटे पाए जाते हैं या फिर एब्सेंट होते हैं। ठीक, उसके बाद लास्ट पॉइंट मैंने क्या बताया कि प्लांट सेल हैव फिक्स्ड शेप। प्लांट सेल का क्या होता है, एक फिक्स्ड शेप होता है। ठीक है, मोस्टली रेक्टेंगुलर या हेक्सागोनल शेप में पाए जाते हैं ये। ठीक है, वहीं अगर एनिमल सेल की हम लोग बात करें तो ये इर्रेगुलर शेप्स में पाए जाते हैं। एनिमल सेल जो होते हैं वो इर्रेगुलर शेप के होते हैं, उनका कोई एक जैसा शेप नहीं होता है, इनका शेप वेरी कर जाता है। ठीक है, वहीं प्लांट सेल में क्या होते हैं, ये शेप ऑलमोस्ट फिक्स्ड होते हैं। ठीक, तो ये था हमारा छोटा सा डिफरेंशिएशन प्लांट सेल और एनिमल सेल का। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने सेल ऑर्गेनेली में राइबोसोम, उसके बाद वैक्यूल और फिर लाइसोसोम के बारे में पढ़ा, और लास्टली हम लोगों ने प्लांट सेल और एनिमल सेल के डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो ये था हमारा सेल। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे जो है टिश्यू। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी तरह मुस्कुराते रहें और बने रहें अध्ययन विज्ञान के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे फ्यूचर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। जय हिंद, वंदे मातरम।